इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट शेयर बाजार को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, सब कुछ मैं अपनी प्लेलिस्ट में ला रहा हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसी क्रम में आज मैं लाया हूं ये बॉन्ड्स क्या होते हैं और टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। इसमें हम फुल एनालिसिस देखने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ताकि आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपको ये बॉन्ड को जानना जरूरी है। तो देखते हैं बॉन्ड्स की फुल स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले व्हाट इज बॉन्ड, ये देख लेते हैं हम। Bonds refer to high security debt instrument that enable an entity to raise funds and fulfill capital requirements। अगर सरल सी भाषा में कहूं तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो बहुत सारे तरीके होते हैं उसके पास पैसे लेने के, फंड रेज करने के। तो उसी में से एक तरीका है फंड रेज करने का बॉन्ड, कि कंपनी बॉन्ड लाती है और बॉन्ड लोग खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक, it is a category of debt that borrowers avail from individual investors for a specified tenure। और ये क्या होता है, जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं वो जनरली इंडिविजुअल्स जारी किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, एक तरह से डेट है कंपनी के ऊपर। ये कंपनी लोन ले रही है किससे, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बॉन्ड देकर उनसे क्या ले रही है, लोन ले रही है। और लोन के बदले में जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को। तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा बॉन्ड कि कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। हु इश्यूज बॉन्ड्स, सबसे पहले देख लें। ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग कंपनीज भी बॉन्ड जारी कर सकती है, गवर्नमेंट्स भी, म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर एंटिटीज इश्यू बॉन्ड्स फॉर इन्वेस्टर्स इन प्राइमरी मार्केट। ज्यादातर जो भी कंपनियां, गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटीज है, अभी आगे हम देखेंगे इनको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, तब हम बताएंगे। ये सब क्या करती हैं, प्राइमरी मार्केट में इशू करती है बॉन्ड्स, जो जनरली डायरेक्ट पब्लिक से पैसा फंड रेज करती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। ये क्या है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड? ए बॉन्ड इज रेफर टू एज ए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट सिंस बॉन्ड ट्रेडिशनली पेड ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कूपन टू डेट होल्डर्स। जनरली क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं, उसके उसमें टाइप्स में आते हैं। तो होता क्या है कि जो भी बॉन्ड लेगा उसे कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करती है ट्रेडिशनली। लेकिन आजकल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अलावा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी होने लग गई है। तो कहने का मतलब दोनों टाइप्स के होने लग गए हैं बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम वाले भी होने लग गए हैं और फ्लोटिंग इनकम भी। फिक्स्ड इनकम वो जिनकी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और फ्लोटिंग वो जिनकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। तो ये दोनों टाइप से हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। ये क्या होती है फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स? फेस वैल्यू इज द मनी अमाउंट द बॉन्ड विल बी वर्थ एट मैच्योरिटी। फेस वैल्यू बॉन्ड की उसे कहते हैं जब बॉन्ड मेच्योर होगा। जाहिर बात है एक निश्चित टेन्योर के लिए होता है, एक निश्चित पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो उस पीरियड के बाद, उस मेच्योरिटी पीरियड के बाद उस बॉन्ड की कितनी वैल्यू होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। कि जब मेच्योर हो जाएगा वो बॉन्ड, आपने 10 साल का लिया, 10 साल बाद उसकी मेच्योरिटी खत्म हो गई, तो उसकी बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी, उसे ही हम फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर परचेज ए बॉन्ड एट ए प्रीमियम 1090 रुपीज एंड अनदर इन्वेस्टर बाय द सेम बॉन्ड लेटर व्हेन इट इज ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंटेड रेट फॉर 980। दो थे, मान लीजिए दो कस्टमर है, दो इन्वेस्टर है, एक ने 1090 रुपए के हिसाब से बॉन्ड लिया। ठीक, फिर बाद में दूसरे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, 980 रुपए के हिसाब से बॉन्ड ले लिया। सर ये दोनों अलग अलग कैसे हो गई? कंपनियां डिस्काउंटेड रेट पर भी बॉन्ड्स जारी करती है। ठीक, तो एक को 1090 रुपए में बॉन्ड मिला, दूसरे को 980 रुपए में मिला। व्हेन द बॉन्ड मैच्योर्स बोथ इन्वेस्टर विल रिसीव द 1000 फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और जब ये मैच्योर होगा बॉन्ड, जाहिर बात है पीरियड दोनों का सेम है, जब ये मेच्योर होगा तो दोनों को ही 1000 रुपीज मिलेंगे फेस वैल्यू के रूप में बॉन्ड की। भले ही इसने 1090 में लिया हो, इसने 980 में लिया हो, लेकिन मिलेंगे दोनों को ही 1000 में। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी रखी है कंपनी ने, 1000 रुपीज।
तो ये क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कूपन रेट। ये क्या होती है कूपन रेट? बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो कॉल्ड कूपन रेट्स एज पर द ट्रेडिशन ऑफ क्लेमिंग इंटरेस्ट ऑन पेपर बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कूपन। जो ये बॉन्ड्स होते हैं, जनरली हमने बचपन में सीखा होगा कूपन, भैया ये कूपन दे दो, ये कूपन दे दो। तो बॉन्ड्स को उसी तरह से रखा जाता है कि कूपन, और कूपन है तो जाहिर बात है जिसके पास जो ये कूपन होगा बॉन्ड के रूप में, जो ये कूपन होगा उसको कंपनी पे करेगी। तो क्या है, इंटरेस्ट, बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसी को कूपन रेट्स कहते हैं। बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट्स होती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर को, उस बॉन्ड इंटरेस्ट रेट को ही कूपन रेट कहा जाता है। The coupon rate is the rate of interest the bond issuer will pay on the face value of the bond expressed as a percentage। और ध्यान दे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर पेमेंट की जाएगी, आपने क्या दिया पेमेंट उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए मैंने 10,000 का बॉन्ड खरीदा, लेकिन कंपनी की फेस वैल्यू है मान लीजिए 5,000 उस बॉन्ड की, तो कंपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी वो फेस वैल्यू पे करेगी, आपकी प्राइस पर नहीं करेगी। तो ये क्लियर हो गया कि कूपन रेट फेस वैल्यू से डिसाइडेड होती है, आपकी परचेज प्राइस से डिसाइड नहीं होती है। फिर है कूपन डेट्स क्या होती है। कूपन का मतलब अब क्या हो गया, बॉन्ड, ये क्लियर कर लेना, कूपन मतलब बॉन्ड चल रहा है। कूपन डेट्स आर द डेट्स ऑन विच द बॉन्ड इशूअर विल मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स। कहने का मतलब बॉन्ड जो इशूअर है, जिसने बॉन्ड जारी किया है, वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो करता है उसी को हम कूपन डेट्स कहते हैं कि किस किस डेट्स को वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, ब्याज देगा, उसी को कूपन डेट्स कहा जाता है। पेमेंट्स कैन बी मेड इन एनी इंटरवल। एनी इंटरवल मतलब कि वो सेमी एनुअल हो सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या उसकी कूपन डेट्स होगी। ठीक है, जनरली स्टैंडर्ड क्या है, सेमी एनुअल, यानी कि साल में 2 बार, हर 6 महीने में जनरली कंपनियां इंटरेस्ट पेमेंट करती है बॉन्ड्स पर। तो जो भी बॉन्ड लेगा जनरली उससे साल में 2 बार कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, जितना भी इंटरेस्ट उसका बनेगा। अब आगे देखते हैं मेच्योरिटी डेट ऑफ बॉन्ड। ये क्या होती है? द मेच्योरिटी डेट इज द डेट ऑन विच द बॉन्ड विल मेच्योर एंड द बॉन्ड इश्यूअर विल पे द बॉन्ड होल्डर द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और मेच्योरिटी डेट क्या होती है? जिस तारीख को ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया और उसकी मेच्योरिटी डेट 10 साल की थी, तो इसका मतलब जैसे ही 10 साल खत्म होंगे मुझे उस कंपनी के उस बॉन्ड से मुझे अपना पैसा मिल जाएगा। कौन सा पैसा? जो फेस वैल्यू के रूप में लिखा हुआ है उस बॉन्ड पर। ध्यान रखना, मैंने क्या किस प्राइस पे खरीदा था वो प्राइस मुझे नहीं मिलेगी, मुझे वो प्राइस मिलेगी जो कंपनी ने तय की है, जिसको हम फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होगी मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पर वो सारा पैसा मुझे दे दिया जाएगा। फिर आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? अब देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में मैं बहुत सारे टाइप्स ला रहा हूं, आपको जितने भी पॉसिबल हो सकते थे मैं सब टाइप्स लाने की कोशिश की है मैंने। पहले जीरो कूपन बॉन्ड देखेंगे, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, 6 तो ये हो गए। फिर 7वां हम देखेंगे कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स, टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स, सीरियल बॉन्ड और एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। इतने सारे 13 प्रकार के टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लाया हूं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसको। तो जब भी कंपनी इशू करे बॉन्ड, आप ये चेक कर लेना कि वो किस टाइप का बॉन्ड है, क्योंकि उनकी अलग अलग फीचर्स होती है। पहला है जीरो कूपन बॉन्ड। ये क्या होता है? ए जीरो कूपन बॉन्ड इज परचेज्ड एट ए डिस्काउंट प्राइस एंड डज नॉट पे एनी पीरियडिक इंटरेस्ट रेट टू द बॉन्ड होल्डर। नाम से स्पष्ट है, जीरो कूपन, यानी कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं पे की जाएगी। क्लियर है? ऐसा बॉन्ड जिस पर कंपनी कोई भी ब्याज नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं देगी आपको, उसे ही जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। तो फिर सर क्या फायदा हुआ जीरो कूपन बॉन्ड का? मैं अभी बता देता हूं, देखो इसको। इट विल जनरेट ए रिटर्न वंस द बॉन्ड होल्डर इज पेड द फुल फेस वैल्यू व्हेन द बॉन्ड मैच्योर्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपने डिस्काउंट रेट पे खरीदेंगे, आप मान लीजिए
फेस वैल्यू रखी है कंपनी ने बॉन्ड की 1000 रुपए और आपको डिस्काउंट पर मिल गया है ये 800 रुपए, तो आपको 10 साल की ये मैच्योरिटी अवधि है। 10 साल बाद आपको 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट की जाएगी कंपनी के द्वारा, जबकि आपने खरीदा कितना है 800 रुपए पर बॉन्ड के हिसाब से लिया है और 100 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। जब फाइनल मैच्योरिटी होगी पीरियड, तो आपने 800 रुपए पर बॉन्ड के हिसाब से लगाए थे, कंपनी कह रही है हम आपको 100 रुपए दे देंगे, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड में बेनिफिट होता है। ठीक है, दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज द प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, और इसी को प्योर डिस्काउंट बॉन्ड या डिस्काउंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर है दूसरा प्रकार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर इशूड बाय कंपनीज। ध्यान दे, कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इशू करता है? कंपनियां इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनीज। Companies issue bonds rather than seek bank loans for debt financing in many cases because bond market offer more favorable terms and lower interest rate। और कंपनियां बॉन्ड्स क्यों लाती है? कंपनियां बॉन्ड्स इसलिए लाती हैं क्योंकि कंपनियों को बॉन्ड से पैसा लेना सस्ता पड़ता है। मार्केट में जो बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट रेट होती है 15%, 20%, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड लाकर कंपनियां मात्र 8 से 10% में ही लोन ले सकती हैं, इसलिए इनको ये ज्यादा अच्छा लगता है। फिर तीसरा टाइप है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ए लोकल अथॉरिटी में रेज फाइनेंस टू मीट फंडिंग फॉर स्पेसिफिक गोल्स सच एज कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वाटर वर्क्स एक्सेट्रा। म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या लोकल अथॉरिटीज होती हैं, स्थानीय जो अथॉरिटीज होती है, जैसे मान लो कोई अपना डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, जैसे हम अलग अलग स्टेट और अलग अलग जिलों में जेडीए ऐसे नाम सुना होगा ना, तो ऐसे अथॉरिटीज होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो नगर निगम हो गया, है ना, तो ऐसे अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं, वो लोकल लेवल पर रोड बनाना चाहती हैं, पब्लिक वाटर लाना चाहती है या कोई और बड़ा काम करना चाहती है, तो उसको फंड की जरूरत है, तो वो क्या लाएगी? अपने बॉन्ड्स लाएगी। ठीक। फिर है चौथा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, जिसे हम जी सिक्योरिटीज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स लाती है तो उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड कहते हैं। इनको अलग से स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहा जा सकता है। द गवर्नमेंट इशू दिस बॉन्ड व्हेन इट इज फेसिंग ए फाइनेंशियल क्राइसिस। और गवर्नमेंट ये कब जारी करती है ऐसे बॉन्ड्स? या तो उसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मान लो किसी प्रकार से देश किसी युद्ध की स्थिति में फंस गया है, वॉर की सिचुएशन में, तो उस वक्त गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो कंपनी उस वक्त ऐसे बॉन्ड्स जारी करेगी जिससे उसको फंड्स रेज हो सके, या फिर रिक्वायर्स फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, या उसे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए चाहिए, मान लीजिए उसे रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए वो बॉन्ड्स लाती है। जैसे भारत में अभी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़े लेवल पर बॉन्ड्स लाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जो एनएचएआई है, उसका बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया में, हाईवेज का स्पेशली। आप उठा के देखना डाटा, पिछले 10 साल में किस तरह से रफ्तार पकड़ी है भारत ने हाईवेज के निर्माण में। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये क्या होते हैं? एक कन्वर्टिबल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ हाइब्रिड बॉन्ड दैट ऑफर्स द ड्यूअल फीचर्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू इट्स डेट होल्डर्स। इसमें क्या होता है? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो आपको दो प्रकार के फीचर्स मिलेंगे, उसमें डेट का भी फीचर मिलेगा और इक्विटी का भी मिलेगा, लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन आप दोनों ही फीचर्स का एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब ये क्या होती है फीचर्स? देखिए, दिस बॉन्ड अलाउ इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट देयर बॉन्ड्स इनटू ए प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ रेगुलर स्टॉक्स एंड ए बिकम ए शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड गेट्स ऑल द बेनिफिट्स दैट ए शेयर होल्डर गेट्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड सरल भाषा में कहूं तो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें आप शेयर्स में, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले से ही कंपनी तय करके रखती है कि किस रेशो में बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स इक्विटी में। तो अगर आपको बॉन्ड्स
से लाभ लेना है नॉर्मली इंटरेस्ट रेट से, तो आप उसको बॉन्ड के रूप में रखें। और आपको लगता है नहीं यार कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, मैं इसके बॉन्ड रखने की बजाय क्यों ना मैं इसमें अपनी शेयर होल्डर बन जाऊं मैं इसमें, तो आप उसको कन्वर्ट करके, बॉन्ड को कन्वर्ट करके उस कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर, और उस कंपनी में हिस्सा रख लेंगे। फिर जैसे कंपनी को लाभ होगा तो आपको लाभ होगा, हानि होगी तो आपको भी हानि होगी। ध्यान दें, बॉन्ड में लाभ और हानि का कोई खेल नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, भले ही कंपनी को नुकसान हो या फायदा हो, आपको कंप्लीट बॉन्ड में कोई नुकसान नहीं है, ये सिक्योर्ड होते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले ये इक्विटी में चल जाओगे आप शेयर मार्केट में, तो कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, शेयर्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएंगी, और कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपको भी फायदा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बॉन्ड्स को कन्वर्ट सोच समझ के करना चाहिए। फिर छठा है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। ये इन्फ्लेशन क्या होती है क्लियरली, जब मार्केट में, जब मान लो हम इंडिया है, हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जब कंटिन्यूअसली प्राइसेस इंक्रीज होती रहती हैं, कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो उसे हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। कीमतों का कंटिन्यूअसली बढ़ना लॉन्ग टर्म तक, उसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे चीजें क्या होती जाती हैं, महंगी होती जाती है। ठीक है, ये हो गया इन्फ्लेशन क्लियर। फिर देखते हैं, दिस बॉन्ड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और ये जो इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड है, ये किसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, इन्फ्लेशन। चीजें महंगी होंगी तो आपकी जो वैल्यू है उसके ऊपर भी तो रिस्क आ जाएगा ना, एंड इज डिजाइन टू कट आउट द इन्फ्लेशन रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए मैंने आज 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, सपोज कीजिए मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ठीक। अब 10% कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%, और 10% ही मान लो इन्फ्लेशन रेट हो जाए, तो फिर क्या मुझे फायदा होगा 10 साल बाद। मान लीजिए इसकी मैच्योरिटी अवधि है 10 साल, 10 साल बाद मैंने 10,000 रुपए लगाए कंपनी में, ठीक है, 10,000 रुपए लगाए, कंपनी ने मैच्योरिटी पीरियड रखा 10 साल का, इंटरेस्ट रेट रखा 10 साल का, और मान लीजिए गलती से जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी है 10%, तो क्या मुझे बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उतनी ही इन्फ्लेशन चल रही है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि आज जो 10,000 रुपए में मैं चीजें खरीद सकता हूं, वही चीजें मैं बाद में 10,000 प्लस ये 10% इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर खरीद पाऊंगा, यानी कि मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा कंपनी से किसी प्रकार का, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों बराबर है, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इवन मान लो कंपनी ने कहा इन्फ्लेशन, मैं इंटरेस्ट रेट दे रही हूं 10%, और इन्फ्लेशन रेट हो गई मान लो 15%, तो इस केस में तो जो इन्वेस्टर है, जो बॉन्ड होल्डर है, उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है 10% और जो इन्फ्लेशन रेट चल रही है वो 15%, महंगाई चल रही है 15%, और मुझे ब्याज मिल रहा है 10%, तो मुझे 5% का नुकसान होता चला जाएगा। इससे रक्षा के लिए कि इन्फ्लेशन बढ़े, उससे बचाने के लिए बॉन्ड होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स जारी करती है। अब इसमें होता क्या है, इट इज प्राइमरली इशूड बाय द गवर्नमेंट, और ये जनरली किसके द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। कॉर्पोरेट्स ऐसे बॉन्ड्स इशू कम करते हैं। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स आर इंडेक्स टू इन्फ्लेशन सो दैट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट राइज एंड फॉल विद द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो होगा क्या, आपको इन्फ्लेशन से बचाने के लिए कंपनी क्या करेगी कि उसे लिंक कर देती है। लिंक कर देती है मतलब कि मान लीजिए कंपनी ने कह दिया कि जितनी भी इन्फ्लेशन रेट होगी उस पे प्लस 5% करके हम इंटरेस्ट देंगे आपको, ठीक है। जितनी भी इन्फ्लेशन रेट होगी उस पे प्लस 5% करके हम बॉन्ड्स पर आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट घटी तो आपका पेमेंट भी घट जाएगा, और इन्फ्लेशन रेट घटी तो आपका पेमेंट भी घट जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी तो आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा। कैसे सर? मान लो इन्फ्लेशन रेट चल रही है 2%, ठीक है, तो कंपनी आपको कितना देगी 7%, क्योंकि हमने मान लिया ना 5% प्लस करके, तो 2% इन्फ्लेशन रेट चल रही है तो कंपनी आपको 7% के हिसाब से बेनिफिट देगी। और अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 5% हो गई तो कंपनी कितनी देगी आपको 10%, क्योंकि 5 + 5 = 10% हो गया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी कंपनी आपको इंटरेस्ट देने वाली रेट भी बढ़ाती चली जाएगी, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट घटेगी वैसे वैसे कंपनी आपको
जो इंटरेस्ट देती है उसकी रेट भी घटाती जाएगी, यानी कि आपको नुकसान नहीं होगा इस केस में। जो भी इन्फ्लेशन रेट होगी उसको कवर करते हुए कंपनी आपको बेनिफिट देगी, जनरली गवर्नमेंट ये लाती है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट रेट है वो दोनों मिलकर, कंबाइंड मिलकर फॉल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जब आपने लिया था उस वक्त क्या थी इन्फ्लेशन रेट, और जब आप बेचेंगे मैच्योरिटी पीरियड में, जब सेल करेंगे इसको, तब क्या है इन्फ्लेशन रेट। तो उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। लेकिन इस चीज में आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 7 नंबर का, कॉलेबल बॉन्ड्स। ये क्या होता है कॉलेबल बॉन्ड्स? एक कॉलेबल बॉन्ड इज वन दैट कैन बी कॉल्ड बैक बाय द कंपनी बिफोर इट मैच्योर्स। सरल सी भाषा में ऐसे बॉन्ड्स जो कंपनी मैच्योर पीरियड होने से पहले ही अपने बॉन्ड होल्डर्स को कह सकती है कि मुझे ये बॉन्ड वापस लौटा दीजिए, तो उसे हम कॉलेबल बॉन्ड्स कहेंगे। मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड थी 10 साल और उससे पहले ही कंपनी ने कह दिया मुझे ये बॉन्ड लौटाओ क्योंकि ये कॉलेबल बॉन्ड्स है, तो आपको लौटाना होगा। एज्यूम दैट ए कंपनी हैज बोरोड विद ए 10% कूपन दैट मैच्योर्स इन 10 ईयर्स। मान लीजिए कंपनी ने बोरो किया 10% कूपन पे, यानी कि 10% रेट पर बॉन्ड्स लिए कंपनी ने, 10 साल के लिए आपको दिए। ठीक है, कंपनी ने 10% इंटरेस्ट रेट पर आपको 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किए। ठीक, और पैसा उधार लिया आपसे। इफ इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन इन ईयर 5 व्हेन द कंपनी कुड बोरो फॉर 8%, और मान लीजिए 5 साल, 10 साल के लिए दिया था आपको उधार, लेकिन 5 साल बाद ही कंपनी देख रही है कि जो इंटरेस्ट है मार्केट में, जो रेट है उधार लेने की, वो 8% आ गई। अब कंपनी आपको दे रही है 10% के हिसाब से पैसा, और मार्केट में रेट आ गई है 8% के हिसाब से, तो दे विल कॉल और बाय द बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द बॉन्ड होल्डर्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड री इशू न्यू बॉन्ड्स एट ए लोअर कूपन रेट। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी 10% आपको क्यों चुकाएगी पैसा, जबकि उसे 8% पर ही उधार पैसा मिल रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, कॉल कर लेगी अपने सारे बॉन्ड्स को, ये कंपलसरी होता है, कॉल कर लेगी और सारे बॉन्ड होल्डर्स को वापस से अपने सारे बॉन्ड्स देने होंगे कंपनी को, बदले में कंपनी उसको पैसा दे देगी। और फिर कंपनी क्या करेगी कि नए बॉन्ड्स जारी करेगी और लोअर इंटरेस्ट रेट पर, लोअर कूपन रेट पर जारी करेगी, जिससे कि कंपनी को फायदा हो। सरल सी भाषा में कंपनी को जहां सस्ते में मिल रहा है उधार, वहां से वो पैसा लेगी। ठीक, तो ये कंपनी के फेवर में था। 8वां है पुटेबल बॉन्ड्स। ए पुटेबल बॉन्ड्स अलाउज द बॉन्ड होल्डर्स टू पुट और सेल द बॉन्ड बैक टू द कंपनी बिफोर इट हैज मैच्योर्ड। ये वो तो कंपनी के फेवर में था, ये बॉन्ड होल्डर के फेवर में। मान लीजिए मैंने कोई बॉन्ड लिया कंपनी से, ठीक है, अब आज की तारीख में इंटरेस्ट कम मिल रहा है मुझे बैंक से, तो मैं क्या करूंगा, उस बॉन्ड को अपने पास रख लूंगा। लेकिन भविष्य में मान लीजिए बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट से जो बैंक की जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो ज्यादा हो गई, तो मैं अपने पास क्यों रखूं कंपनी का बॉन्ड, मैं उसको कंपनी को वापस से कंपलसरी लौटा दूंगा कि आप पकड़िए अपने बॉन्ड को और मुझे ये बॉन्ड के बदले में पैसा दे दीजिए, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा, आपकी कंपनी से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे कौन दे रहे हैं, बैंक्स दे रहे हैं। तो ये होता है पुटेबल बॉन्ड्स। दिस इज वैल्यूएबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर वरीड दैट ए बॉन्ड में फॉल इन वैल्यू और इफ दे थिंक इंटरेस्ट रेट्स विल राइज एंड दे वांट टू गेट देयर प्रिंसिपल बैक बिफोर द बॉन्ड फॉल्स इन वैल्यू। तो कहने का मतलब पुटेबल बॉन्ड्स फेवरेबल होते हैं किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बॉन्ड होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो जब चाहें अपने बॉन्ड्स कंपनी को वापस से बेच सकते हैं और अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं और उसे जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नवा टाइप 9th नंबर का, टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? बॉन्ड्स में भी टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स इन इंडिया। ध्यान दें कि भारत में, या भारत में नहीं, कहीं पर भी आप किसी भी देश में हो, बॉन्ड्स दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, टैक्सेबल भी हो सकते हैं और टैक्स फ्री भी हो सकते हैं। टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स जिनकी इनकम पर, जाहिर बात है बॉन्ड्स के बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट पर तो वो लगता है टैक्स। जनरली हम जानते हैं कि इंडिया में इंटरेस्ट पर एक 10,000 रुपए या जो भी भारत सरकार ने तय कर रखी है, इनकम टैक्स ने तय कर रखी है दर, उससे ज्यादा अगर आपको 1 ईयर में
इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने टैक्स फ्री बॉन्ड लिया है तो उससे जो भी इनकम होगी उस पर भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। इन इंडिया द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इंक्लूड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स बाय NHAIA एंड REC, IRFC, टैक्स फ्री बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा भारत में जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कैपिटल गेन बॉन्ड जारी किया जाता है, उसमें जितना भी आपको बेनिफिट होता है उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता, तो इसको हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स कहते हैं। तो बॉन्ड्स दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, तो जब भी आप बॉन्ड लें तो आप देख लें कि जो आपको इनकम हो रही है उस पर कितना टैक्स बन रहा है और क्या वो टैक्स फ्री है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर है नंबर 10, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स। नाम से स्पष्ट है, व्हेन द कूपन रेट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट देयर टेन्योर इट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेट बॉन्ड। जब कूपन रेट मतलब जब बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट रहे दी जाती है कंपनी के द्वारा वो फिक्स रहे कंप्लीट टेन्योर के द्वारा। मान लीजिए मेच्योरिटी पीरियड है 10 साल की उसकी कूपन की बॉन्ड की, ठीक है, और उस 10 सालों तक जो इंटरेस्ट रेट कंपनी पे कर रही है वो फिक्स रहे तो उसे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स कहते हैं। फिर है 11th नंबर का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स। आजकल ये भी चलने लग गए हैं। व्हेन द कूपन रेट कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग देयर टेन्योर इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। कहने का मतलब मेच्योरिटी पीरियड 10 साल है, अब उस 10 साल की मेच्योरिटी पीरियड के दौरान जो कंपनी बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट दे रही है वो क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, कभी ज्यादा भी हो जाती है कभी कम भी हो जाती है, तो उसे हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स कहते हैं। क्यों हो जाती है सर कम ज्यादा, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसने क्या नियम और क्या शर्तें लगाई हैं। जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन बेस्ड जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो जाती है क्योंकि वो इन्फ्लेशन पे बेस्ड होता है। फिर है नंबर 12 सीरियल बॉन्ड। ये क्या होते हैं सीरियल बॉन्ड, व्हेन द इशुअर कंटिन्यूज टू पे बैक द लोन अमाउंट टू द इन्वेस्टर एवरी ईयर इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स टू रिड्यूस द फाइनल डेट, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ए सीरियल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिसका पेमेंट कंपनी मेच्योरिटी पीरियड पे नहीं करती बल्कि क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको हर साल चुकाती रहती है ताकि उसको जब मैच्योरिटी पीरियड आए तो उसको भारी भरकम नहीं लगे, बहुत सारा उसको कर्जा न हो जाए कंपनी पर। इसलिए कंपनियां क्या करती है, सीरियल बॉन्ड जारी करती है जिसमें थोड़ा थोड़ा पेमेंट वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को इंस्टॉलमेंट के रूप में देती जाती है। फिर है 13 नंबर एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं, द बॉन्ड्स विच अलाउ द इन्वेस्टर टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड आर कॉल्ड एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, अलाउ द इन्वेस्टर टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड। इसमें आपको जो इन्वेस्टर होता है, जो बॉन्ड होल्डर होता है, उसको ये मौका दिया जाता है कि आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी अपने बॉन्ड्स को जारी रख सकते हैं, उसको आगे खिसका सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी है मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड की 10 साल, लेकिन मैं उसे एक्सटेंड करा सकता हूं। अगर मेरा बॉन्ड एक्सटेंडेबल बॉन्ड है तो मैं उसे मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूं और उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये हैं 13 टाइप्स के बॉन्ड। उम्मीद है आपको सभी प्रकार के बॉन्ड्स के बारे में समझ में आया होगा। जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदें तो ये प्रकार जरूर देख लें, ये टाइप्स जरूर देख लें, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, किस बॉन्ड में आपको क्या बेनिफिट है। मैंने आपको सारे बता दिए हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह का बेनिफिट ज्यादा चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।